हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गिरीश दहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरजी इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए भाई, पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई क्या, जियोमेट्री। ठीक है, तो जियोमेट्री में आपके लगभग अभी 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ रखा है। बहुत ही शानदार टॉपिक है आपका जियोमेट्री। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, चीज़ें अगर आपको अच्छी तरीके से पता है, थ्योरी अगर आपको अच्छी तरीके से पता है, तो सर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अब साथ साथ में थ्योरी डिस्कस, हम लोग थ्योरी का एक अलग से लेक्चर लाएंगे जिसमें कि है ना, सिर्फ थ्योरी रहेगी और कुछ उसके एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप थ्योरी और क्वेश्चन करके ही चल जाएंगे तो वही आपके लिए बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, इसके लिए आपको क्या यहाँ पे जरूरी है, तो हम लोग यहाँ पे सर आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या? क्योंकि टॉपिक इस टाइप का है कि इसमें आपको थ्योरी और क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे अलजेब्रा में किए थे वैसे ही। तो थ्योरी और प्लस में क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जो भी क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो सबसे पहले उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को लेकर चलने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, ये तरीका एक ऐसा होता था, जब हम भी कभी पढ़ते थे तो ये हमेशा दिक्कत आती थी कि ज्योमेट्री की प्रैक्टिस कैसे करें। तो वही हम लोग ने लेके आए आपके लिए। सर हम लोग जियोमेट्री में क्या काम करेंगे कि आपने कहीं ना कहीं से जहां से भी आपने पढ़ रखा है, आपको यहाँ पे सारा ही प्रैक्टिस मिलेगी, साथ साथ में थ्योरी का रिवीजन मिलते जाएगा। तो वो चीज़ आपके लिए कंठस्थ होती जाएगी। और प्रिविजन लगाने से क्या फायदा है, आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ पाते हैं। एग्जामिनर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में आने वाले हैं, और उसकी जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है जी, चलिए तो आ जाइए। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ रखा है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आ रखा है भाई। तो क्या बोल रहा है एग्जामिनर, बताइए। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हम क्या काम करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन इसके ज्यादा ले लेंगे। नॉर्मली हम लोग 100 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं एक टॉपिक के, इसके 150 समथिंग क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। अगर देखो, पहले तो आपसे क्या बोल रहा है एग्जामिनर, बोला गया कि अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ 4 मीटर हाई लाइट पोस्ट। द लाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोस्ट कास्ट हिज शैडो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉयज शैडो। तो बोला गया कि भाई एक 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से आने वाला प्रकाश की वजह से उसकी छाया जहां बनती है, तो लड़के की छाया की लंबाई आपको बताना। मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, यहाँ समझिएगा, चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। वो आपसे कैसा बोल रहा है कि सर ये प्रकाश स्तंभ हो गया और एक मान लो एक लड़का आपका यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये बोला कि जो प्रकाश स्तंभ है आपका, ये जो आपका प्रकाश स्तंभ मान लो, जिसको ए बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको मान लो डी। क्लियर है क्या? या इसको, है ना, ठीक है, ए बी सी डी हो गया और इसको मान लो आप ई। तो एग्जामिनर आपसे बोल रहे कि ये हो गया आपका ए बी प्रकाश स्तंभ, जो कितना मीटर लंबा बताओ, जो 4 मीटर आपका लंबा है। प्रकाश स्तंभ कितना मीटर लंबा है? 4 मीटर। और ये लड़का जो खड़ा, मान लो ये बॉय खड़ा है आपका, है ना, तो ये कितना मीटर लंबा है? ये 1.5 मीटर लंबा है। बोलो, बात आई समझ? ठीक है ना, ये 1.5 मीटर आपका लंबा है। ठीक है, और ये हो रही सर इसकी शैडो। ये क्या बन रही बताइए? ये बन रही सर इसकी शैडो, ये बन रही है इसकी शैडो। परछाई आपकी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, परछाई आपकी यहाँ से यहाँ तक आ रही है। बोलो, बात आई समझ में? ठीक, और क्या दे रखा? 3 मीटर, प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी। तो आपको ये बता दिया कि 3 मीटर की दूरी है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितना सर? ये आपकी 3 मीटर। क्लियर है क्या? ये क्या है आपकी 3 मीटर। अब आपसे बोला क्या, आपसे ये हमें नहीं पता था, हमने इसको एक्स मीटर मान ली। तो देखो यहाँ से तो बोला गया प्रकाश स्तंभ की शीर्ष से आने वाले प्रकाश। देखो अब यहाँ से प्रकाश मान लो आ रहा होगा, तो ये जो व्यक्ति की जो छाया है, मतलब ये प्रकाश स्तंभ है आपका, तो यहाँ प्रकाश स्तंभ इस व्यक्ति पे पड़ेगा। इस व्यक्ति पे पड़ने के बाद जो आपकी क्या बनेगी? शैडो बनेगी। तो शैडो की ही लंबाई आपसे पूछा कि कितनी लंबी आपकी शैडो बनेगी। अगर आप देखोगे तो आपको ये दोनों त्रिभुज, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है आपका लगभग, है ना, 90 डिग्री है आपका। तो आप देखोगे कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पे एक चीज समझो कि त्रिभुज आपका जो बन रहा है यहाँ पे, ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपके क्या है सर? सर्वांग सम है। तो कौन कौन से त्रिभुज सर बताइए? अगर मैं त्रिभुज बात करूँ, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज ई डी सी, ये दोनों त्रिभुज क्या है आपके? दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम है। अगर दोनों त्रिभुज आपके समरूप या सर्वांग सम है, समरूप मान लीजिए, समरूप होंगे त्रिभुज, दोनों त्रिभुज अगर आपके समरूप है, तो आपको एक मिड पॉइंट थ्योरम, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, तो इसमें देखो आप सीधे सीधे ये बोल सकते हो कि सर आपके जो ट्राइंगल बन रहे हैं अलग अलग, मैं यहाँ पे और अच्छे तरीके से आपको यहाँ समझा देता हूँ कि हम क्या बराबर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुज आपका पहला बना ए बी और सी, पूरा पूरा त्रिभुज ले लिए पहले ए बी सी, जो कि आपका ये 4 मीटर लंबा है और ये कितना हो गया? x+3। ये कितना है टोटल? x+3। छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, जो कि आपको दे रखा है ई डी और सी, ये जो x मीटर लंबा है और ये कितना है? 1.5 मीटर। तो बस आपको एक चीज समझना है
कि आप देखो समरूप त्रिभुज में आपको पता है पैरेलल जो आपकी भुजाएं होती है, जैसे ए बी का मतलब किससे रहेगा, ईडी से, और इसका मतलब रहेगा इससे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं बोलूंगा सर कि ए बी अपॉन में ईडी, या मैं एक ही ट्राइंगल को ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से लिया एक ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी की बात करूँ तो मैंने बोला ए बी ले लिया और बी सी ले लिया, तो ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ई डी अपॉन में डी सी। करस्पॉन्डेंस साइड ही लेना है, करस्पॉन्डेंस साइड ही लेना है, ई डी अपॉन में डी सी। बताओ, ये प्रॉपर्टी आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, बिल्कुल बताया था सर। ठीक है, अब यहाँ बस वैल्यू रखना आपको, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका मेरे भाई। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ए बी अपॉन में ई डी, बी सी अपॉन में डी सी, ये भी लिया जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ए बी कितना सर आपको बताइए, तो ए बी है सर आपका कितना 4। अच्छा जी, बी सी कितना है सर आपका, तो बी सी सर आपका x+3। फिर आपने बोला कि सर ई डी कितना है, तो ई डी है सर आपके पास 1.5, और सर ये डी सी कितना, डी सी हमें x निकालना, हमें x ही तो निकालना है। अब आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, कहानी आपकी यहाँ से बस खत्म हो जाती है। देखिए कुछ बचा नहीं यहाँ से, ये हो जाएगा सर 4x, ये कितना हो जाएगा बताइए 4x, ये हो जाएगा 1.5x, और प्लस में आ जाएगा 15×3 = 45 मतलब 4.5। ठीक है, तो ये देखो 4x से 1.5x जाएगा तो आ जाएगा 2.5x इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4.5 अपॉन में 2.5, तो हो जाएगा सर 5 9 के 45 5 25। इसका मतलब ये होगा कि 5 एकम 5 बचेगा 4 तो 5 40, 1.8 मीटर। कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। और बहुत ही शानदार तरीके से आप चीज़ों को समझ चुके हैं। बताइए कोई भी समस्या इस क्वेश्चन में। त्रिभुज अगर आपके समरूप होते हैं सर, त्रिभुज अगर आपके समरूप होते हैं तो आपको पता है कि जो साइड होती है आपकी, है ना, ये मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम से ही आपको चीज़ें समझा चुका हूँ मैं यहाँ पे। क्लियर है क्या पिछले लेक्चर में? ठीक है, तो जो आपके कॉन्सेप्ट एक बार हो चुके हैं उनको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसके क्वेश्चंस देखेंगे। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपके बार बार एग्जाम में आते ही आते हैं और आएंगे ही, आगे भी आएंगे। ठीक है जी, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशो 2:3, देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल इज। यदि दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोण 2:3 के अनुपात में है तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया आपके ये। ठीक है, आपको एक चीज पता है कि जब भी कोई रेखा इस ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लो कोई है, इसको मान लो ये प्रतिच्छेद कर रही, ठीक है, तो हमको ये पता है कि सर इसके एक ही तरफ के जो कोण बनेंगे, θ1 है फॉर एग्जांपल, ये θ2 है, इन दोनों का सम होता है सर 180 डिग्री। कितना होता है बताइए? 180 डिग्री। ठीक है, ये मैं पूरा चार्ट आपको बाद में अच्छे तरीके से और समझाऊंगा भी। ठीक, ये क्वेश्चन के बाद देख लेंगे। तो याद रखिएगा जो आपके एक ही ओर बन रहे हैं अंतः कोण, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मान लीजिए एक है आपका 2, तो इसको मान लीजिए 2x और एक को मान लीजिए 3x। तो मैंने बोला 2x प्लस में 3x इज इक्वल टू हो गया सर 180 डिग्री। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा सर 5 3 15 5 6 30। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 36 डिग्री। आपसे बोला है कि बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण था सर 3, तो बड़ा कोण था आपका इंटू में 3 कर दो, यहीं पे 3 18 काट बचा 1 3 3 1 10, 108 डिग्री आपका क्या बनेगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? लाइंस वाले जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, देख लीजिए। हम इसके पहले इसके एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दो ट्रांसवर्सल लाइन है भैया आपकी, है ना, यहाँ बना लेते हैं जरा। कोई दो ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी और इसको एक कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे ये एल है ये एम है, तो एल पैरेलल आपका क्या होगा? एम होगा। ये मान लीजिए जेड है। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो इसमें कुछ एंगल हम बना रहे हैं। मान लीजिए ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। या फिर ऐसे मान लीजिए कि, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 3 हो गया आपका, 4 हो गया, 4 के बाद 5 6 7, या 5 6 7 और 8 ऐसे मान लीजिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो इसमें कितने एंगल होते हैं सर आपके, कौन कौन से कोण होते हैं? पहला कोण जो आपका होता है वो आपका होता है संगत कोण। क्या होता है सर बताइए? संगत कोण। इसी को बोलते हो आप, संगत कोण को ही आप बोलते हो करस्पॉन्डेंस साइड, करस्पॉन्डेंस एंगल। क्या बोलते हो इसी को? करस्पॉन्डेंस एंगल। संगत कोण, करस्पॉन्डेंस एंगल। कौन से रहेंगे संगत कोण? संगत कोण आपके कौन से रहेंगे ये आप देखिए।
संगत कोण रहेंगे सर आपका, जैसे यहाँ देख लीजिए एंगल एक जो है ये बराबर होगा एंगल किसके, 6 के। यहाँ से एंगल 2 बराबर होगा किसके, एंगल 7 के, है ना, समझ में आ रहा है आपको, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 7 के। फिर एंगल 4 बराबर होगा आपका एंगल 5 के, और एंगल 3 बराबर होगा आपका एंगल 8 के। ये हो गए सर आपके संगत कोण, करस्पॉन्डेंस एंगल, समझ में आए। सेकंड हम देखते हैं इसमें सेकंड आपका होता है सर संगत कोण के बाद शीर्षाभिमुख कोण। क्या होते हैं सर, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हो वर्टिकल एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये कौन कौन से एंगल होंगे बताइए। ये होंगे सर आपके एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यहाँ बोल सकते हो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। बोलो बात आई समझ में इतना। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण हो गए। थर्ड नंबर पे आपका आता है, और वो आता है सर आपका एकांतर कोण। तो उसमें भी आपके होते हैं एकांतर कोण में, एकांतर को बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण, है ना, एकांतर कोण को बोलते हैं, एक मिनट रुकिएगा, एकांतर कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, है ना, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो एकांतर कोण आपके कौन से होने वाले हैं सर, ठीक है, तो एकांतर कोण आपके कौन से होंगे बताइए। एकांतर कोण आपके होने वाले हैं, इसमें भी होते हैं एक अंतः एकांतर कोण और एक होते हैं बाह्य एकांतर कोण। तो अंतः वाले देख लीजिए पहले, अंतः वाले कौन से होंगे सर, देखिए एकांतर कोण में हमेशा याद रखना जेड बनता है, क्या रखता है, ये और ये एंगल आपके बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये आपका आया और ये आया, तो एंगल 2 बराबर एंगल क्या हो जाएगा आपका 5, एंगल 2 बराबर हो गया सर एंगल 5। और कौन से होंगे सर, और होगा सर एंगल 3 बराबर एंगल 6। तो ये हो गए अंतः एकांतर कोण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ही आपके ये एकांतर कोण है। बाह्य एकांतर कोण कौन से होंगे सर, तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा, सॉरी एंगल 1 बराबर आपका हो जाएगा एंगल 8, और यहाँ से एंगल 4 बराबर हो जाएगा आपका एंगल 7। कहानी खत्म होती, यही आपके सबसे इंपॉर्टेंट कोण बन के आते हैं। ये आपके लाइंस की पूरी पूरी थ्योरी हो गई। और इसमें एक चीज याद रखना आपको कि ये जो दोनों एंगल हैं आपके, इन दोनों एंगल के सम कितना होता है बताइए, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए छोटा सा। जैसे मान लो कोई एंगल है आपका, ठीक है, और इसमें कोई मान लो आपका ये हो गया, तो ये एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सर, अगर ये थीटा है तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा 180 माइनस क्या होता है, थीटा होता है। या फिर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि मान लीजिए कोई एंगल है और ये यहाँ से ये हो गया, अगर ये आपका ये अल्फा है और ये आपका बीटा है, तो याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रहेगा हमेशा। स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सर इसको, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल वगैरह बेसिक आपको अभी एक आध क्वेश्चन में समझा देंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। तो सारे एंगल देख लेंगे हम लोग धीरे धीरे करके। तो देखो बेसिक क्लास नहीं है, साथ साथ में जो आते जा रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ से डिस्कस कर दिए। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है क्या, जो साथ साथ में आते जाएगा उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो ये आपको यहाँ से डिस्कस हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक यहीं से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अभी सारी प्रॉपर्टी ना आपको आगे चल के काम आने वाली है। ठीक है, जैसे देखो ये क्वेश्चन आपका, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी। तो ए बी पैरेलल सी डी, सर क्या क्या पैरेलल बताओ, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, और ई ए लंब है आपका, ई ए जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे, ई ए जो है, ई ए बोले तो ये ई ए परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे। ठीक, अगर ये परपेंडिकुलर तो सर ये भी परपेंडिकुलर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो बीजीडी आपको दे रखा है 62 डिग्री, दिख रहा है ना भी अच्छे तरीके से, बीजीडी मतलब ये वाला एंगल, बीजीडी ये वाला एंगल दे रखा है आपको 62 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में। आपसे पूछा क्या है, एंगल डब्लू, यहाँ लिखा नहीं है पर एंगल डब्लू आपसे पूछा गया है ना, ये लिखा ना डब्लू, डब्लू आपसे पूछा गया। देखो एक चीज समझो, यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण मैंने अभी आपको बताया कि शीर्षाभिमुख कोण होते क्या सर, ये एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 3। यहाँ मुझे बताओ ये शीर्षाभिमुख कोण 62 है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण लगेगा यहाँ पे, देखो ये बन रहा है और ये बन रहा है। अगर ये 62 है तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, 62, अरे होना नहीं चाहिए, होना चाहिए बताओ। तो ये अगर 62 है तो सर ये भी आपका 62 बन गया, ये कितना बन गया 62। मैं इसको अलग से बना दे रहा हूँ एक त्रिभुज आपका, जिससे कि आपको डाउट ना हो। तो एंगल कुछ ऐसा बन गया है कि सर ये बन गया है 62 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री, और डब्लू हमें निकालना है ना, थोड़ा सा उल्टा बन गया, डब्लू हमें निकालना, मतलब डब्लू हमें निकालना, और आपको पता है अगर ये 90 तो ये भी आपका कितना बनेगा, 90 डिग्री। कहानी खत्म हो जाती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, किसी ट्राइंगल के तीनों ही कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योग कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। तो आप कहानी यहाँ से समझ चुके हैं कि सर आपका देखो
ये 90 हो गया, ये 62 हो गया, तो ये आपका दोनों का भाई एक तो 90 हो गया, तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो घटा दो सर इससे, तो कितना आएगा 28 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। डब्ल्यू बराबर आप बोल सकते हो कि 90 माइनस में, या इसको देखो कायदे से करा जाए तो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बन रहा है, ज्यादा कुछ डिटेल में करने की जरूरत नहीं। 90 आपका ये हो गया तो 90 और चाहिए, 62 है तो इसमें कितना लगेगा 28 और लगेगा, 28 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना हो गए 180 डिग्री। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, P is the any point of inside the rectangle ABCD if PA is equal to 27, PB is equal to 21, PC is equal to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आफ्टर नहीं एंड देयर द लेंथ PD इज इक्वल टू। अब देखो आयत की बात कर रहे हैं तो भाई आयत के बारे में एक थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो एक काम करते हैं, अलग जगह देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सर आयत की, हम बात किसकी कर रहे हैं, आयत की, जिसको आप बोलते हो रेक्टेंगल, जिसको बोलते हो भाई आप रेक्टेंगल। तो आयत रेक्टेंगल के बारे में देख लें थोड़ा सा क्या बोल रहा है। तो आपको पता है ये आपका एक आयत है, ठीक है, ये आपका एक आयत हो गया। तो ए बी, या फिर ऐसे कर लीजिए ए बी सी डी। सर आपको पता है कि यहाँ पे इस आयत में ए बी जो है ये पैरेलल होगा किसके, सी डी के, और ए डी जो है पैरेलल होगा बी सी के। ये आपको पता है कि सर ये जो दोनों भुजाएं हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक, पहली चीज समझ में आई। दूसरी बात, या इसको पहली बात ही मान के चलो, ऑल एंगल्स मतलब ये सब आपके 90 डिग्री पे होते हैं। सर क्या होते हैं आपके, सब आपके 90 डिग्री पर होते हैं। सब क्या होते हैं बताइए, 90 डिग्री पर होते हैं। इसमें कोई दिक्कत है कि बताओ, है ना। तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, क्या बोल सकते हो, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, समकोण 90 डिग्री, या समकोण बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, ये 90 डिग्री से ऊपर हो गए। अब इनकी बात करें हम यहाँ पे विकर्णों की, इनके जो विकर्ण आपके होते हैं, इनके जो विकर्ण आपके यहाँ पे बन रहे हैं, आपके जो यहाँ पे विकर्ण बन रहे हैं, ये दोनों ही आपके विकर्ण बन रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ओ पॉइंट पर ये विकर्ण है, ये क्या है आपके डायगोनल। तो इसके जो डायगोनल होते हैं, इसके जो डायगोनल आपके होते हैं, डायगोनल आर इंटरसेक्ट, या डायगोनल्स आर इक्वली बाइसेक्ट। क्या बोलेंगे, इक्वली बाइसेक्ट, मतलब डायगोनल आपके इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि ये दोनों आपके बराबर होंगे, और ये आपके बराबर होंगे। बोलो बात ही समझे। तो आप बोल सकते हो कि सर ए ओ बराबर ओ सी बराबर, इसको बोल सकते हो ए सी डिवाइड बाई 2, या बोल सकते हो बी ओ बराबर ओ डी बराबर, या आपका बी डी डिवाइड बाई 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि सर ये जो है, मतलब डायगोनल्स आपके जो रहते हैं, डायगोनल्स जो रहते हैं ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, ध्यान रखिए 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते यहाँ पे। क्लियर है क्या, ये भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़े थोड़े और फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। सर चौथा फॉर्मूला अगर हम बात करें, इसके एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसका एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। क्या होता है बताइए, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, मतलब लंबाई और गुणित में हो जाता है सर चौड़ाई। क्या हो जाता है, लंबाई हो जाती है और गुणित में हो जाती है चौड़ाई। तो लंबाई गुणित हो जाता है सर चौड़ाई, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। बोलो बात आई समझ में। और क्या हो जाएगा सर, अगर हम बात करें इसके पेरीमीटर की, तो सर पेरीमीटर क्या हो जाएगा बताइए। तो पेरीमीटर होता है सर 2l प्लस बी। सबको जोड़ोगे ना आप, एल और एल दो बार आ जाएगा, बी और बी दो, तो 2l प्लस बी, है ना। और क्या हो जाता है सर, अगर हम इसके डायगोनल की बात करें तो डायगोनल आपका कैसे निकलेगा, डायगोनल आपको पता अच्छी तरीके से सर कि अगर मान लो हम इस त्रिभुज की बात कर लें, तो देखो इस त्रिभुज की अगर बात करोगे 90 डिग्री है आपका, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, तो मेरे भाई ये कर्ण हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका कर्ण, अरे हो नहीं हो, ये क्या बन जाएगा आपका कर्ण। तो अगर कर्ण बन गया तो यहाँ पे लग जाएगा पाइथागोरस, तो पाइथागोरस लग जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो कि अगर डायगोनल आपको निकालना है तो रूट में हो जाएगा सर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में, ये भी कंफर्म हो गया होगा। इसके साथ में, इसके साथ में ये बेसिक बेसिक चीजें आपकी होगी। ठीक, इसके साथ में हमेशा ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज आपका है ना, यहाँ अलग लिख देते हैं। इसके साथ में याद रखना है कि त्रिभुज जो है आपका ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी समरूप या सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ओ सी के, या त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज
DOAK, ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। सब कुछ हमने एक रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी चीजें आती है वो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी। अब देखो एक ब्रिटिश थ्योरम होता है जो इसमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको एक ब्रिटिश थ्योरम, तो उसको देखो यहाँ पे, है ना, ये थ्योरम, इसके बारे में सारी चीजें हो गई। ठीक है, इसको हटाते हैं, हम यहाँ ब्रिटिश थ्योरम लिखते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश थ्योरम हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है ब्रिटिश थ्योरम, या फिर यहाँ पे हटाओ, नेक्स्ट पेज में कर दो, या फिर इसको यहीं पे लिख देते हैं, रुक जाओ। यहाँ देखो एक ही थ्योरम होता है आपका ब्रिटिश थ्योरम। ठीक है, एक ही थ्योरम होता है सर आपका ब्रिटिश थ्योरम, है ना, अंग्रेजों ने देके गए थ्योरम आपको। उसमें ये बोल रहा है वो कि कोई एक रेक्टेंगल होता है, ये देखो स्क्वायर है आपका, वर्ग है और आयत दोनों में लग जाता है, तो इसमें ये बोलेगा कि कोई एक पॉइंट है। अब याद रखिएगा वो कोई पॉइंट मतलब एक आयत है, आयत के अंदर कोई एक ऐसा बिंदु है और वो बिंदु क्या है आपका पी है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब अगर आयत के अंदर कोई बिंदु आपका पी है, ठीक है, तो उसमें आपका बनता है कि मान लो मैं इसको बोल दूं ये हो गया आपका, आपका एक ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो इसमें एक चीज समझिएगा कि अब देखो ये विकर्ण नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। देखो अब वो क्या अच्छे से बना नहीं डायग्राम, एक्चुअली वो डायग्राम पी आपका ना यहाँ लेना नहीं था। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, अच्छे से बना देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पी बिंदु आप यहाँ कहीं ले लो तो आप सही बनेगा डायग्राम। ठीक है, अब इतना ही समझ लो, है टाइम जा रहा है। देखो ये पी बिंदु, अब याद रखिएगा, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि ABCD है आपका, थोड़ा हमारी चित्रकारी खराब है भाई, फिर भी तो स्मार्ट बोर्ड में आजकल फिर भी बहुत आसान हो गए है ना, नहीं तो नॉर्मली हाँ ऐसे वाइट बोर्ड में पढ़ाने में तो हालत खराब हो जाती थी। तो इसमें एक चीज समझिएगा, क्या समझिएगा कि सर आपके AC और BD विकर्ण नहीं है। क्या नहीं है, आपके AC और BD विकर्ण नहीं है, याद रखेगा। ठीक है, ये इसको बोलते हो आप ब्रिटिश थ्योरम। क्या बोलते हो आप इसको, ब्रिटिश थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो इसको एक्स मान लूँ, इसको बाय मान लूँ, इसको मैं मान लूँ एक्स बाय जेड और डब्लू। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर इजिकल टू होता है डब्लू स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो आने वाला क्वेश्चन आपका इसी थ्योरम पर आधारित है। ये जो क्वेश्चन आपका इसी थ्योरम पे आधारित है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, अब इस चीज को समझेंगे। एक आयत बना ली हम लोगों ने, कोई ये पी बिंदु है मान लो। ठीक है, बोला गया पी किसी आयत का एक बिंदु है और ये आपके हो गए A B C और D। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो क्या क्या वैल्यू गिवन है। उसने बोला कि इसके अंदर पी ए इजिकल टू 27 डिग्री, पी ए कौन सा बताया, ये है आपका 27 है। पी बी इजिकल टू 21 है, पी बी इजिकल टू है आपका 21 है। पी सी इजिकल टू 6 है। ठीक है, और पी डी का मान हमें निकालना, मतलब ये वैल्यू हमें निकालना है। तो कहानी खत्म हो जाती है यहाँ से। आपको मैंने अभी बताया कि सर आप बोल सकते हो पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इजिकल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। तो बस कहानी खत्म हो जाती है। पी ए स्क्वायर मतलब आप बोल सकते हो 27 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इजिकल टू 21 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर बोल सकते हो, बताओ। ठीक है, देखो ये हो जाता है 729, ये हो गया 6×36, ये हो गया 441 और प्लस में आ गया एक्स स्क्वायर। तो इसको बोलोगे 9 और 6 15 का 5, बचा एक, 3 2 5 और एक 6 और ये 765 से आप घटा दो 441, कितना हो जाएगा, 5 में से एक गया 4, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 4 गए 3, 324। तो 324 होता है सर 18 के स्क्वायर, तो एक्स इजिकल टू कितना आ गया बताइए 18। कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ग्रुप डी के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन था, अगर किसी को नहीं पता है तो वो कर भी नहीं पाता। अब आप आसानी से कर पाओगे क्योंकि मैंने आपको सब कुछ समझ, इसका प्रूफ भी होता है। प्रूफ इसका ये होता है कि आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो एक, है ना, पर प्रूफ अभी देखो, इसको ऐसे कर दोगे अगर आप, ठीक है, यहाँ से आप प्रूफ भी कर सकते हो उसको, पर अभी रहने दीजिए प्रूफ, ज़्यादा हो जाएगा, इतनी कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। एक मात्र क्वेश्चन डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये कौन सा वाला, आयत या वर्ग के आधार पर। ठीक है, देखिए भाई, आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका 15। ठीक है, देखो
द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड विद अ लेंथ ऑफ 28 सेंटीमीटर। देखो बिना कोई फालतू की बात करें तो अभी टाइम अच्छा खासा लग जा रहा है, क्योंकि हम बेसिक समझा रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाएं आपकी 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा कैलकुलेटिव भी लग रहा है भाई। देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेटिव इसलिए बोल दिया मैंने क्योंकि इस त्रिभुज में आपका कहीं पर भी ये राइट एंगल अगर ट्राइंगल होता तो बहुत आसान हो जाता, पाइथागोरस ट्रिपलेट से कर लेते, पर ये ऐसा है नहीं, ठीक है। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो वो आपसे ये बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर मान लो भुजा है, 28 सेंटीमीटर है और एक कितनी बताइए 41 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर जो भुजा है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका क्या है यहाँ पे लंब है, ये एच की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ये तो बोल रहा शीर्ष लंब की लंबाई, संगत भुजा के शीर्ष लंब की लंबाई, ठीक है। तो आप देखोगे ये त्रिभुज आपका कौन सा है सर, ये है आपका स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, स्केलेन, मतलब विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपकी बराबर नहीं है। तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है, याद रखना, किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है सर, वो एरिया होता है आपका 1/2 बेस इंटू में हाइट। मैं बोलता हूँ इसको आधार गुणित ऊंचाई, है ना, या फिर बोल सकते हो आप इसको बेस इंटू में हाइट। क्या बोल सकते हो, बेस इंटू में हाइट। 1/2 इंटू में 1/2 भी रहेगा, बेस इंटू में हाइट। बोलो बात है समझ में, किसी भी त्रिभुज के एरिया। या फिर आपका होता है कौन सा, हैरोस का फॉर्मूला। क्या होता है, हैरोस का फॉर्मूला। या फिर आप ये समझ सकते हो ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 हाई आधार गुणित ऊंचाई। या फिर इसको रोको, हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम किसी भी त्रिभुज की बात करें, है ना, त्रिभुज को बाद में समझेंगे और अच्छी तरीके से। त्रिभुज मान लीजिए, त्रिभुज आपके 3 तरीके के होते हैं। पहला त्रिभुज जो आपका होता है सर वो होता है आपका, है ना, वो होता है आपका एक होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज। पहला त्रिभुज मान लीजिए कौन सा है आपका, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज अभी हल्का हल्का समझा रहे हैं। विषम बाहु त्रिभुज जिसको आप बोलते हो स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलते हो सर इसको, स्केलेन ट्रायंगल। इसमें आपकी जैसे मान लीजिए ए बी सी है आपकी, तो आप बोल सकते हो कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए। तीनों भुजाएं आपकी क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी, उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। फिर आपका आता है समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु कर लो पहले, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसका मतलब ये होता है कोई दो भुजा आपके बराबर होती है। तो मान लीजिए ए बी बराबर बी सी हो गई, या कोई भी दो भुजा है, मान लो कोई दो भुजा बराबर, तो क्या हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको समद्विबाहु, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट ही आपका समद्विबाहु इसमें। फिर तीसरा देखो आपका आता है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे आगे चल के, जैसे ही क्वेश्चन आपका कोई आता है। इसमें सारी ही भुजा आपकी क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो कोई दो भुजा, है ना, कोई दो भुजा आपकी बराबर होती है। अभी देखो इसमें समझाने क्या वाला था मैं आपको, इसमें समझाना, अगर हम एरिया की बात करें तो किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है सर वो होता है, पहला फॉर्मूला एरिया का बन के आता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। क्या बन के आता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला होता है सर आपका 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। अगर आपका समबाहु त्रिभुज है तो अगर आपका एक त्रिभुज और आता है इसमें समकोण त्रिभुज, है ना, इसको ऐड नहीं किया हम लोग। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब ये होता है आपका कि जिसमें एक एंगल, कोई भी एंगल है वो 90 डिग्री का हो। कोई एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज है तो आप समकोण त्रिभुज में भी सेम का सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरा फॉर्मूला होता है अगर आपका हैरो का फॉर्मूला। क्या होता है आपका हैरो का फॉर्मूला, उसमें क्या होता है आपका एस इज इक्वल टू हम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, है ना, ये सेमी पेरीमीटर हो जाता है, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। और यहाँ से एरिया का फॉर्मूला आपका होता है रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। ये बच्चों वाली चीज़ है पर ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही लगाने वाले हैं, देख लीजिए। तो यहाँ हैरोस का फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू पहले देख लो कितना हो गया सर आपका, तो हो जाएगा 15 प्लस 28 और प्लस में 41 डिवाइड बाई 2। कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सर आपका 8 और 1 9 और 1 10 और 4 14 का 4 बचा 1, 4 2 6 7 और 1 8, 84 डिवाइड बाई 2 मतलब हो जाएगा 41, ठीक है। तो हैरोस के फॉर्मूले से कितना आ गया, ये 41 हो गया सर, ठीक। अब यहाँ से देखो हैरोस का फॉर्मूला एरिया निकाल लो आप डायरेक्ट। तो एरिया क्या होता है बताइए, एरिया आपका होता है सर यहाँ से एस मतलब 41 इंटू में, इंटू में क्या आएगा मेरे भाई, इंटू में आएगा 41, एस माइनस से, तो 41 माइनस 15 कर लो तो कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गए 6 और 3 में से 1 गया 2, 26 आ गया। फिर देखो 41 से 28 गया तो कितना आ गया, अच्छा 1 मिनट रुको, 41 आना नहीं चाहिए इसका, ये 42 आएगा ना,
दो चौक 8, दो दूनी 4, ठीक है, 2 आएगा। ये 42 आएगा, 42 इंटू में 26 इंटू में 28 करोगे तो कितना जाएगा, 42, 26 नहीं आएगा। फिर 42 से घटाओ ना, 42 से घटाओ तो 12 में से 5 गए 7, 3 में से 1 गए 2, 27 आएगा। 42 से 28 घटाओगे तो 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 14 जाएगा, तो यह जाएगा 1। अब देखो यहाँ से, अब आपको ऐसा कुछ करना है किससे चीज़ें आपकी बाहर आ जाएं, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा सर आपका 7 छिंग 42, ये हो जाएगा 3 9 के 27, है ना, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो देखो इसमें से क्या क्या बाहर निकल रहा है मेरे भाई, 1 7 और 1 7 बाहर आ गया, ठीक है। इसको भी लिख सकते हो 6 को आप 2 तिया 6। तो देखो यहाँ से 1 2 से ये 1 2 बाहर आ गया, इन दोनों 3 से 1 3 बाहर आ गया, और यहाँ से 1 3 बाहर आ गया। तो पूरा टोटल आपका क्या निकल के आएगा मेरे भाई, एरिया कितना हो गया, अभी रहना दो, 7 दूनी 14 तिया 42 होती है 162 आएगा। कितना जाएगा, 162, ठीक है। अब आपसे देखो ये क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। तो हाइट कब बराबर होगा, जब एरिया बराबर एरिया। एरिया के दो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो आप एरिया बराबर क्या कर सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर, ये हैरोस के फॉर्मूला बराबर क्या है आपका, एरिया है। और सर एरिया था हमने अब भी निकाले ना, कि देखो 1/2 है, बेस कितना है बताओ 28, और हाइट कितनी, तो h है, ये तो निकालना हमें, बेस आपका 28 है और h हमें निकालना है, और एरिया कितना आ गया आपका 160। इसको चाहो तो काटो ही मत, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, या 9 कर लो इसको, ठीक है। अब देखो 18 7 100, ठीक है। यहाँ देखो कितना जाएगा, काट लो इसको, 2 से काटोगे 14 बार चल जाएगा, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 चला गया, तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 9 आ गया। तो सर एच इज इक्वल टू 9 आया, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। है ना आसान क्वेश्चन, पर आसान कब है, थोड़ा सा कैलकुलेटर तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं, ठीक है। ये 126 आएगा, गलत लिख दिया इसको, देख लीजिए। इफ एंगल्स ए बी सी डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशो 3:7 6:4, देन ए बी सी डी इज, मतलब बोला गया कि ए बी सी डी के 4 एंगल दे रखे हैं इसी सीरीज में, कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इनका जो रेशो दे रखा सर वो दे रखा 3:7:6:4, ये एंगल आपका दे रखा इस रेशो में, ठीक है। और आपसे ये बोला गया कि ये जो इस रेशो में दे रखे हैं, तो इसका कौन सा चतुर्भुज होगा आपका, ये पूछा गया। देखो एक तरीका तो आप डायरेक्ट देख लो सर, 3 है 7 है 6 है और 4 है, सब अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग समचतुर्भुज तो हो नहीं सकता, ठीक है, समचतुर्भुज तो हो नहीं सकता, समांतर चतुर्भुज भी होगा नहीं, पैरेललोग्राम भी नहीं होगा, पतंग वतंग तो कुछ होगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा आपका राइट आंसर, क्योंकि सारे एंगल आपको अलग अलग दिख रहे हैं, सारे एंगल अलग अलग है, इसका मतलब ये समलंब चतुर्भुज है। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, आप सबको जोड़ लो, आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई, आप बोलोगे सर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 और 6 4 10 20, 7 और 3 10, 6 4 10, 10 10 20, तो 20 एक्स इज इक्वल टू 360, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 18 डिग्री। निकालोगे तो बाद 18 3 54 आ जाएगा, 18 7 126 आ जाएगा, 18 6 72 आ जाएगा, नहीं कितना आएगा ये, 18 सत्ते, एक मिनट को गलत लिख रहे हैं इसको, 18 छिक्के 18 5 90, 18 छिक्के 108 आ जाएगा, और 18 चौके 72 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो सारे एंगल अलग अलग, मतलब ये आपका समलंब चतुर्भुज है ना, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर अ रेगुलर पॉलीगन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 200% मोर देन द sum of its exterior angle. Each interior angle of the polygon measures x डिग्री। पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डिग्री, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखना पॉलीगन में जब तक कुछ फॉर्मूले पता नहीं मेरे भाई कुछ नहीं कर सकते आप, तो फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्या बोल रहा है, एक समभुज के अंतः कोणों का योग। अब बताओ अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो आपको बताया था मैंने n-2 इंटू में 180 डिग्री, ठीक है। इसके बहिष्कोणों के योग से, तो इसके बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री से, कितना अधिक है 200% अधिक है। समझ में आए, अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो अंतः कोणों के योग फिर से लिख दे रहा हूं मैं एक बार, इसके अगर सम ऑफ पॉलीगन की बात चल रही है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर बोला गया तो वो होता है आपका n-2 इंटू में 180 डिग्री, और सम ऑफ अगर एक्सटीरियर एंगल बोला गया तो वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये दोनों बराबर। अब क्या बोल रहा है देखो, वो बोल रहा है एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो मतलब n-2 इंटू में 180 डिग्री, ये जो होता है ये क्या है, इसके बहिष्कोणों का योग। तो इसका बहिष्कोणों का योग कितना है 360 डिग्री,
से 200% अधिक है। 200% अधिक को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 200% का मतलब होता है अपॉन में 100 कर दोगे तो कितना जाएगा, अधिक है तो कितना हो जाएगा 3/1, तो इसको बोल सकते हो इंटू में 3/1, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अधिक बोला तो प्लस लगा दी, तो बस कहानी खत्म ही हो जाती है यहाँ से। तो कैसे, 180 18, 18 दूनी 36, ये 2 बार चल जाएगा, 3 दूनी 6 आ गया, n-2 इज इक्वल टू 6 आ गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई 8 आ गया। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होंगी। अब बताओ पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, अब यहाँ ईच बोल दिया, जहां जहां देखो सम है, अगर मैं इसमें ईच लगा देता कि ईच ऑफ इंटीरियर एंगल, तो मेरे भाई वो हो जाता n-2 इंटू में 180 और डिवाइड बाई क्या हो जाता है n, और यही तो निकालना। अगर इसमें भी ईच लगाता तो हो जाता 360/n। बोलो बात आई समझ में, बस कहानी खत्म हो जाती। आंसर यहां से आपको निकालना है, n आपको मिल गया तो आप बोलते कि ईच इंटीरियर एंगल का सम निकालना आपको, तो भाई क्या हो जाता है n-2 इंटू में 180 और अपॉन में n, ये आ जाता। तो देखो 8 में से 2 गए 6 इंटू में 180 और अपॉन में जाएगा यहाँ से 8, ठीक है। तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो 3 5 15 का 5 बचा 1, 4 12 और 1 13, 135 डिग्री राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अरे है कि नहीं मजेदार क्वेश्चन, बताइए। मजा आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, हम बार बार ये वाली बात नहीं बोलेंगे। अगर आपको सही में कुछ फायदा हो रहा है तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ना। ये ऐसा कोई नहीं कराता, सब लिए दिए अपना, और मतलब ये है ना कि भाई बच्चों को नहीं बनता तभी तो देखने आए ना, बनता होता तो वो क्यों देखने आते, सीधी सी बात। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की डिटेलिंग की जा रही, ठीक है। अब वो एक क्वेश्चन की डिटेलिंग होगी ना, आगे से क्वेश्चन 10 बार ये क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है। अगले बार से क्वेश्चन आया तो आप खुद कर लोगे, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो, इसलिए बेसिक साथ साथ में चल रहा, बार बार रिवीजन कराया जा रहा हर एक थ्योरी का, ये कोई नहीं कराता, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भले कितनी बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज है, सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर क्या होता है ना कि बार बार, क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती थी, कॉन्सेप्ट बार बार भूल जाते थे। तो सर कॉन्सेप्ट बार बार आपके रिवीजन हो रहे हैं, ठीक है। सब अच्छा कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आपको साथ देना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना है, ठीक है भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, triangles ABC is similar to triangle PQR with BC upon QR is equal to 1/5, find the area। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये आप सब पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना है, और वो क्या ऐड ऑन करना है ये देख लीजिए। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है, बोल रहा है कि समरूप है। देखो समरूप जो एक से दिखते हैं, ठीक है, समरूप जो एक से दिखते हैं और सर्वांग सम जो एक से होते हैं, ठीक है। तो ये समरूप है बोल रहा है, समरूप का चिन्ह होता है, सर्वांग सम का क्या होता है, ये होता है। ये त्रिभुज ABC है। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि ये सेम है, देखो इसको चाहो तो आप थोड़ा बड़ा चौड़ा बड़ा बना सकते हो भाई। ये एक से दिखते हैं, एक से दिखते हैं, ये है त्रिभुज PQR। ये आई बात समझ में, इनकी भुजाएं कोई बराबर नहीं पर सर्वांग समय बराबर होती हैं। बोला गया त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज समरूप है किसके, PQR। अब याद रखिएगा, अगर ये ABC मैंने ABC ऐसे लिखा तो मुझे PQR भी PQR लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये समरूप है। इसमें सिक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, कल को मान लो मैं ऐसा लिख दूं ना इसको उठा के QPR, भाई क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, है ना। सीक्वेंस का मतलब अगर मैंने ए लिखा है तो ए के बाद क्या होना चाहिए पी, बी के बाद क्यू और सी के बाद आर। बोलो बात है समझ, तो ए के स्थान पे पी, क्यू और आर, ठीक है। ये त्रिभुज आपके समरूप हो गए। बोल रहा है कि बीसी, बोल रहा है कि बीसी मान लीजिए आपका 1 दे रखा है और क्यू आर आपका दे रखा है 5। तो बोला है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC, तो क्या बोला है, त्रिभुज आपका जो PQR है और त्रिभुज ABC जो है, इसका एरिया बताना भाई। क्या बताना मेरे भाई यहाँ पे, एरिया। अब आपको एक चीज बताऊं मैं कि जो भी एरिया होता है त्रिभुज का, अगर त्रिभुज आपका समरूप है तो उनका एरिया उनकी भुजाओं, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो मैंने बोला कि PQR की संगत भुजा क्या होगी 5, तो ये 5 लिख दिया, ठीक है। यहां इसकी भुजा क्या होगी, तो ये होगी सर 1, इनके स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब आंसर आएगा 25:1। कहानी खत्म हो चुकी है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बोलो बात आई समझ में, अरे आया कि नहीं आया, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं एक बार लिख भी देता हूं इसको अच्छी तरीके से कि त्रिभुज ABC फॉर एग्जांपल ये है और त्रिभुज आपका PQR है। तो ये जितनी भी आपकी भुजाएं हैं, अगर मैं इसके एरिया की बात कर रहा हूं, या फिर ऐसा समझ सकते हो अगर इसकी साइड है, मैं इधर साइड लिख दे रहा हूँ, साइड फॉर एग्जाम्पल अगर ये AB साइड, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे यहाँ से एक साइड दे रखी है ना आपकी AB, जैसे साइड आपकी दे रखी फॉर एग्जाम्पल कितनी, या मैं अगर इसको ऐसे भी लिखता है कि AB अपॉन में PQ, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे इसी का क्या करना पड़ेगा, AB अपॉन में PQ का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले इन द गिवन फिगर बताया गया आपको, क्या क्या बताया गया भाई, आपको बोला गया कि क्यू एस पैरेलल ई एफ है। क्यू एस कहाँ दिख रहा, ये क्यू एस पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया कि आर एस पैरेलल है पी क्यू के। आर एस कहाँ दिख रहा, आर एस, ये आर एस पैरेलल है पी क्यू के। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आपको एक तरीके से तो पता है कि अगर दो समांतर लाइन है उसको अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा क्या करती है, क्रॉस करती है, तो आपको एक रूल पता होंगे कि आपको निकालना है एंगल आर ई एफ। आर ई एफ मतलब आपको ये एंगल निकालना। देखो मेरे भाई, आपको पता अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना होगा, आप इसको ऐसे समझो कि आपकी ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो आपको पता है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर मेरे भाई इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, अगर ये 60 है तो कितना होना चाहिए 120 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब यहाँ तक समझ में आ गया तो आप यहाँ से ये बताओ, अगर 120 है तो ये भी आपका कितना होना चाहिए। अब वैसे डायरेक्ट दिख रहा है 120 ही होगा, पर मैं आपको और डिटेलिंग समझा, अगर 120 तो फिर इसे 60, और अगर ये 60 है तो ये कितना होगा फिर 120 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 120 डिग्री होगा। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। देखो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हम लोग करने वाले यही है कि देखो क्वेश्चन ज़्यादा लंबे भी ना पड़े, आपको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी लगे, है ना, क्योंकि ये देखो समझ में नहीं आता ना, सबसे बोरिंग क्लास आपकी ज्योमेट्री होती है, और समझ में जाए ना इससे बेस्ट क्लास भी कुछ नहीं। अर्थमेटिक में तो इतना दिमाग लगाना पड़ता है, इतना लंबा थ्योरी पढ़ना पड़ता है, यहाँ कॉन्सेप्ट पता कहानी खत्म हो जाती। क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल है भाई आपका, क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है, बोलो बढ़िया बात है सर, है ना। मान लीजिए पी क्यू आर एस है, ओ भैया पी क्यू आर एस है। मैं यदि एंगल आपका देख लो, अब मैं सबसे पहले इसके विकर्ण बना लेता हूँ। ये मान लो है आपका, आपको पता है कि ये सारे एंगल आपके क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, भुजाएं आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। भुजाएं आपकी क्या होती है, मतलब सारे ही आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपको पता है, ठीक है। इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। पी क्यू आर एस में यदि एंगल क्यू पी आर, तो क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल मान लो आपका दे रखा है 26 डिग्री। क्या दे रखा है, क्यू पी आर, क्यू पी आर 26 डिग्री। तो एंगल एस क्यू आर निकालना है, तो एंगल एस क्यू और आर, ये वाला एक्स डिग्री आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको देखो मैंने बोला ये और ये आपके बराबर है, तो ये 26 तो फिर ये भी कितना होगा, है ना। ये मैं अभी समझाता हूँ आपको कैसे हुआ करके। ये 26 तो ये भी आपका कितना हो गया 26 डिग्री। और सर ये 26 है, त्रिभुज के कभी भी आयत में आपको पता है टोटल एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। डायरेक्ट निकल जाएगा एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस में 26, कहानी खत्म हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इसमें क्या समझाने वाला था मैं आपको, एक मिनट को, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे मैंने आपको वहां पे समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ाया था, यहाँ थोड़ा सा देख लो। मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बहुत प्रॉपर्टी यूज होती है वाली। ये त्रिभुज आपका ए बी सी है, मैं बोलूँ कोई दो भुजा बराबर, मान लो ए बी बराबर ए सी है, मान लो ए बी बराबर क्या है ए सी, तो याद रखिएगा अगर ए बी बराबर ए सी तो एंगल बी बराबर होगा आपका एंगल सी के। उसके सामने वाले एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, चाहे यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ चाहे यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ, दोनों एक दूसरे के करस्पोंड मतलब बराबर है, ठीक है। या तो आप बी बी बराबर ए सी बोलो तो बी एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाता है, एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाता है। अगर एंगल बी बराबर एंगल सी है तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी आपकी बराबर होती है, ठीक है भाई। चलिए आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ तक आपके भाई क्वेश्चन नंबर 20 हो चुके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, इससे हमारा मोटिवेशन बनता है, और जितना हो सके उतना शेयर कर लीजिए भाई, ठीक है। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो जब ये 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो पीडीएफ आपको मिलेगी। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, आरजी इंस्टीट्यूट ऐप, है ना, आरजी इंस्टीट्यूट ऐप आपको डाउनलोड करना है, और वहाँ से आप फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है भाई, कोई चार्ज नहीं है, फ्री पीडीएफ है सारी, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए कोई भी डाउट है कोई भी समस्या है तो कमेंट कर देना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें और सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करते रहें। टेक केयर।